आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। प्रदर्शन में घायल पुलिस अफसरों के परिजनों की पीआईएल हिंसा भड़काने वाले की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की भी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करीब 250 पुलिसकर्मी भी हमले का शिकार हुए हैं। पता लगाया जाए कि पुलिस पर हमला किसने किया। निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी बनाई जा सकती है। सीजेआई पारदर्शी जांच करने के लिए एसआईटी बनाई जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है और एक याचिका पुलिसकर्मियों के हिंसा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है? विशेष तौर पर जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही थी, आज कोर्ट ने पूरे तमाम जितने भी अलग अलग राज्यों में जो दर्ज एफआईआर है उसको क्लब करने का आदेश दिया है और कहा गया है कि इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और इसमें देखिए हमारे साथ शंकर जुड़े हुए थे और फिर से हम शंकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका पुलिसकर्मियों के हिंसा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की पीआईएल हिंसा भड़काने वाली की जवाबदेही तय करने की मांग की गई। 250 पुलिसकर्मियों पर हमले में जांच हो, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करीब 250 पुलिसकर्मी भी हमले में घायल हुए हैं, वो भी इस हमले के शिकार हुए हैं और उन पर कौन हमला किया इसका पता लगाया जाएगा कि पुलिस पर हमला आखिर किसने किया है। निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी भी बनाई जा सकती है और सीजीआई की तरफ से जो बात सामने आ रही है, पारदर्शी जांच करने के लिए एसआईटी बनाई जा सकती है। तो अब पुलिस कर्मियों पर किसने हमला किया, क्योंकि ये छात्रों का प्रदर्शन कहा जा रहा था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, छात्रों की तरफ से एक पीसफुली अपनी मांग सरकार के लिए रखी जा रही है कि उनकी परीक्षा में जो धांधली होती है, पेपर लीक होता है, उसे बंद किया जाए। नीट पेपर लीक एग्जाम को लेकर के छात्रों का ये प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी घुसते हैं और पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इसे लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और एक और याचिका पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। प्रदर्शन में घायल पुलिस अफसरों के परिजनों की पीआईएल हिंसा भड़काने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका दाखिल की गई। 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की जांच हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। सरकार ने भी उनकी मांगे मानी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया और अब उनकी जांच होगी। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर पर भरोसा करता है और डॉक्टर की लिखी दवा पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, लेकिन अगर वही दवा नकली निकल जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए गया में कथित नकली दवाओं की बरामदगी ने लाखों लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये दवाएं किन मरीजों तक पहुंची और अगर बच्चों तक पहुंचती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दवा या मौत का सौदा, नकली दवा से किसकी जान खतरे में? स्वास्थ्य व्यवस्था फेल और इलाज के नाम पर बड़ा खेल। ये सिर्फ दवाओं के कार्टन नहीं है, ये उन सवालों के ढेर है जो हर मरीज और हर परिवार को बेचैन कर रहे हैं। गया में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाएं बरामद हुई हैं, जिन दवाओं को लोग अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद में खरीदते हैं। अगर वही नकली निकल जाए तो इलाज नहीं, सीधे जिंदगी दांव पर लग जाती है। इस लोकेशन पे हमें 4 गोडाउन मिले थे और यहाँ पे भी नकली दवाइयाँ भी हैं और कुछ सैंपल्स की दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। इनमें भी कोई एनडीपीएस नहीं है। तो जब हमें गोडाउन
मिला तो हमने ड्रग डिपार्टमेंट को बता के उनको सुपुर्द कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। तो कुल मिला के 8 गोडाउन मिले थे और खंजहापुर में जो 2 गोडाउन मिले थे वहाँ पे हमें NRX भी बरामद हुआ था और बाकी सब जगह अन्य दवाइयाँ हैं। इतना ही नहीं, जांच में मिली एक डायरी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई डॉक्टरों और अस्पताल के नाम दर्ज हैं जहां इन दवाओं की सप्लाई किए जाने की आशंका है। अब सवाल यह है कि क्या ये दवाएं मरीजों तक पहुंच चुकी थी? अगर पहुंची तो कितने लोगों ने इन्हें खाया और क्या किसी की जान भी खतरे में पड़ी? नकली दवाई पे तो ड्रग विभाग कार्रवाई करेंगे। अब जो NDPS का हमारा मामला है ये पिछले साल का है, तो उसमें एक आरोपी फरार था, उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी निशानदेही पे उसके 2 गोडाउन से NRX भी बरामद हुआ था। बाकी गोडाउनों पे हम उसकी निशानदेही पे आए थे बट वहाँ पे कुछ NRX मिला नहीं, तो जो मिला है वो कार्रवाई ड्रग विभाग के द्वारा की जाएगी और आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में वो आपको बता पाएंगे। बस चिंता की बात यह है कि प्राथमिक जांच में आशंका जताई गई है कि इन कथित नकली दवाओं का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था। अगर जांच में यह सच साबित होता है तो यह सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का मामला होगा। ऐसे में सवाल सिर्फ नकली दवा बनाने वालों पर नहीं बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम, निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों पर भी खड़े होते हैं। ये जो हमारे द्वारा की जा रही है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की कार्रवाई है। मतलब मैं नीमच मध्य प्रदेश से आया हूँ तो MP यूनिट का ये कार्रवाई है और बाकी जो कार्रवाई है वो लोकल गया का ड्रग विभाग कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर सबसे सख्त कार्रवाई होगी? क्या इस नेटवर्क के हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पतालों और मेडिकल दुकानों तक पहुंच चुकी ऐसी कथित नकली दवाओं की पहचान कर लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मनीष पर पेपर आउट करने का आरोप है। तो मनीष से 50,000 रुपए में डील हुई थी। परीक्षा से पहले ही सेटिंग की गई थी। अभियुक्त डॉक्टर मनीष के द्वारा BPSC TRE 3 परीक्षा, जो कि आपको बता दें कि 15 मार्च 2026 में थी, उसको लेकर के ये पूरी सेटिंग की गई थी। और अब देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार गिरफ्तार किया गया है। मनीष पर पेपर आउट करने का आरोप है। 50,000 रुपए में पेपर आउट करने की ये पूरी डील हुई थी। परीक्षा से पहले ही ये पूरी सेटिंग की गई थी। सभी कैंडिडेट परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़ करके परीक्षा में शामिल हो सके थे और अपने सभी अभ्यर्थी को हजारीबाग छोड़ करके ये वापस पटना लाए थे। डॉक्टर मनीष वर्मा, अगर मनीष की बात कर लें तो वर्ष 2021 में NMCH पटना से MBBS पास हैं और ये कैमूर जिले में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वर्तमान में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर के वो PG की तैयारी कर रहे हैं और इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ये गिरफ्तारी हुई है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। BPSC TRE 3 पेपर लीक को लेकर के गिरफ्तारी की गई है। एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। मनीष से 50,000 में पेपर लीक की ये पूरी डील हुई थी। परीक्षा से पहले ही ये पूरी सेटिंग की गई थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा की जांच अब हाईटेक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS की मदद से हजारों ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक 20 और 22 जुलाई की हिंसा से जुड़े करीब 100 CCTV वीडियो और सोशल मीडिया फुटेज की जांच की जा रही है। आखिर इन वीडियोस में क्या दिखा है और पुलिस के दावे कितने बड़े हैं, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, भीड़, नारेबाजी और फिर हिंसा।
प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, मांगे भले ही मान ली गई, प्रोटेस्टर्स भले ही अपने अपने घर चले गए, लेकिन पुलिस का एक्शन अब शुरू हुआ है। बीती 20 और 22 जुलाई की घटनाओं की जांच में दिल्ली पुलिस अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS का इस्तेमाल कर रही है। पहले जानिए कि 20 जुलाई को आखिर क्या हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर से संसद मार्च। सुबह 8 बजे प्रदर्शन की शुरुआत, शाम 5 बजे तक चला प्रदर्शन। दिन भर कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, संसद की ओर मार्च शुरू। पुलिस से झड़प हुई, संसद के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया, संसद के मेन गेट बंद किए गए, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बीते दिनों में जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था और अचानक से 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे के बाद इसी प्रदर्शन ने एक उग्र रूप ले लिया, जिसमें कई शरारती और उपद्रवी शामिल हो गए। इसके बाद लगातार पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई, एक वाहन को आग लगा दी गई। इसके अलावा सरकारी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अपशब्द किए गए, देश के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। FRS जांच में क्या दावा? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान हुई। 20 और 22 जुलाई की फुटेज की जांच से खुलासा, 2873 संदिग्ध आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग पहचाने गए। कई लोग अलग अलग दिन भीड़ में कई बार नजर आए। सोशल मीडिया पोस्ट और CCTV की भी जांच जारी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई बार बैरिकेड तोड़े गए, संसद की ओर बढ़ने की कोशिश हुई और पुलिस बलों पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 100 CCTV फुटेज वीडियो की जांच का हिस्सा हैं, जिसमें हिंसा के कई दृश्य रिकॉर्ड हैं। CCTV फुटेज में क्या दिखा? पुलिस के मुताबिक बैरिकेड तोड़ती भीड़ नजर आई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हिंसा के वीडियो राजधानी के कई इलाकों से सामने आए। रायसीना रोड, संसद मार्ग, जनपथ, कनॉट प्लेस, टॉय स्टॉल मार्ग और जंतर मंतर के CCTV फुटेज जांच का हिस्सा हैं। इन वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कई वीडियो में पुलिस कर्मियों पर सीधे हमले दिखाई देते हैं। इनमें घायल महिला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर नंद किशोर पर हमला, ACP विवेक भगत के साथ मारपीट और RAF जवानों पर कथित हमले की तस्वीरें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, RAF जवानों पर भी हमला हुआ, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। हिंसा के वीडियो जांच का हिस्सा। पुलिस का कहना है कि हिंसा में करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि वीडियो और FRS के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंसा में नुकसान, पुलिस के मुताबिक 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए, 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 100 CCTV वीडियो जांच में लिए गए। कि अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना, एक्शन हो रहा है, उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज़ दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है, तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस। इस बीच महाराष्ट्र साइबर ने भी दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय थे, जिनके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। महाराष्ट्र साइबर का दावा, 500 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित होने का आरोप। इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर मिली गतिविधियां। दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा आधार CCTV फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मिली पहचान है। हालांकि जांच अभी जारी है और जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ सबूतों और कानून के मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े संगठन हिंसा के आरोपों से खुद को अलग बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास का नया इंजन बनने जा रहा है। 294 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक टर्मिनल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए टर्मिनल और इसके साथ ही एरो ब्रिज, आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी के साथ पूर्णिया अब देश के एक एविएशन मैप पर नई पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का बड़ा विस्तार। $294 करोड़ का हाईटेक टर्मिनल,
एक साथ खड़े होंगे 5 विमान। ये तस्वीरें सीमांचल के बदलते भविष्य की है, सपनों की उड़ान की है, जहां विकास अब रफ्तार पकड़ चुका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे लंबी करीब 9000 फीट रनवे वाले पूर्णिया एयरपोर्ट के विस्तार का काम अब अगले चरण में पहुंच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 294 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 20,250 वर्ग मीटर में बनने वाली 2 मंजिला टर्मिनल बिल्डिंग में 3 एरो ब्रिज, 16 चेक इन काउंटर, आधुनिक पार्किंग और यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। साथ ही एप्रन बनाने के बाद एक साथ 5 विमान खड़े हो सकेंगे और विमान संचालन का समय भी काफी कम हो जाएगा। वो टेंडर हो गई है, अभी उसकी मीटिंग चलने वाली है इस महीने, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक वो टेंडर अवार्ड हो जाएगा, जिसका 18 महीने का समय है। तो 2028 में आपको यहाँ पे एक नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार मिलेगी। 60 मिनट के आसपास हवाई जहाज को लग रहा है आने और जाने में, यहाँ पे वो घट के 25-30 मिनट में पहुँच जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का विस्तार सिर्फ हवाई यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी दिखाई देगा। यात्रियों का ये मानना है कि भागलपुर, कोसी, सीमांचल, यहाँ तक कि नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हम लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है, बेसिकली भागलपुर वालों को। ऐसे भागलपुर, हम लोग भागलपुर से तो हम लोग को पटना जाना होता था, तो वैसे पूर्णिया जो है वो नज़दीक है, तो और हर जगह का फ्लाइट यहाँ पे और अवेलेबल कराना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हो सके तो बना दे, ताकि इससे बिहार का खुद का डेवलपमेंट हो। बड़ा फायदा होने वाला है। 294 करोड़ का टर्मिनल बिल्डिंग अलाउ हो गया है, 2 साल के अंदर पूरा बन के तैयार हो जाएगा। इससे व्यापारी को इंटरनेशनल सुविधा मिलेगा इसमें, और आने जाने के लिए सारा पूर्णिया वासियों के लिए सीमांचल में 2-3 स्टेट में, बिहार, बंगाल, नेपाल प्रांत में भी इसका सारा लोग को लाभ मिलेगा। फिलहाल पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं और लगभग सभी फ्लाइटें फुल जा रही हैं। आने वाले समय में मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए भी हवाई सेवा शुरू होंगी। यानी कि पूर्णिया एयरपोर्ट अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल, कोसी और पूर्वी बिहार के विकास की नई पहचान बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा पार्किंग का भी काम हो रहा है और अन्य सुविधाएं जो यहाँ पर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये पोटा केबिन बिल्डिंग है, जो कि पिछले साल ये बनी थी और इसी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। और अभी फिलहाल इसी पोटा केबिन के माध्यम से पूर्णिया एयरपोर्ट से 4 जगहों के लिए, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद और हैदराबाद, 4 जगहों के लिए हवाई सेवा चल रही है। लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग बन जाने के बाद कई जगह के लिए यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल के साथ साथ कार्गो विमान भी चलने की संभावना है, जिससे पूर्णिया ही नहीं बल्कि इस इलाके के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। दुबई में बिछाया गया हनी ट्रैप का जाल, अश्लील वीडियो बना करके करोड़ों की ब्लैकमेलिंग और तार जुड़े भिलवाड़ा से। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स एक्सटॉर्शन नेटवर्क की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी पर शिकंजा और कसते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कैसे चलता था यह पूरा रैकेट और किन किन लोगों तक पहुंच चुकी है, इसकी जांच रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अश्लील वीडियो, धमकी वसूली, सेक्स एक्सटॉर्शन से मची खलबली, भीलवाड़ा टू दुबई हनी ट्रैप से जुड़े तार, लुकआउट सर्कुलर जारी, एक्शन की तैयारी। जाल पहले बिछाया जाता था, शिकार बाद में चुना जाता था। पहले भरोसा जीता जाता था, फिर इज्जत को हथियार बनाकर वसूली की जाती थी। ये कहानी सिर्फ ब्लैकमेलिंग की नहीं है, एक ऐसे इंटरनेशनल सेक्स एक्सटॉर्शन सिंडिकेट की है जिसके तार भीलवाड़ा से लेकर दुबई तक जुड़े होने का दावा है।
वहीं अब इस मामले की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। नगर परिषद के पूर्व पार्षद फजले रऊफ उर्फ लुत्फी और उनकी पत्नी फहीम फातिमा पर विदेश में बैठकर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। नगर निगम कार्यालय के साथ साथ उनके घर पर कोर्ट का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जांच में जब्त किए गए मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो समेत कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के तार सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं बल्कि विदेश तक फैले हुए हैं और कई अहम कड़ियां अभी सामने आना बाकी हैं। उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भाग गया था। उसके बाद में दुबई में जाकर इसने अपने साथियों को दुबई बुलाया हुआ और उसके दो साथी जो इमरान लाला और जाहिद लाला जो अरनोद थाना जिला प्रतापगढ़ के हार्डकोर एचएस है, पैरोल से फरार है, ये उनको वहां बुलाकर उसने वहां भी अपने साथियों के साथ में ये भीलवाड़ा की कोई काफी लड़कियों को बुलाकर उनके सेक्सटॉर्शन वीडियो वहां आते व्यापारियों के वहां दुबई में बनाए। वहीं सुभाष नगर थाना पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आया कि फजले रऊफ पहले भी एक्सटॉर्शन, हवाला, सूदखोरी और सट्टे जैसे मामलों में आरोपी रह चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दुबई भाग गया। अब तक 11 आरोपियों पर इसकी जो गैंग के साथी हैं उन पर इनाम की घोषणा कराई है और 10 पर लुकआउट सर्कुलर जारी करवा चुके हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्री सागर राणा जी का इसमें स्पष्ट संदेश है कि उनके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें स्पष्ट है कि हम इनके जो आर्थिक इन्होंने अपराध से आर्थिक लाभ हासिल किया है और अवैधानिक कार्यों से संपत्ति अर्जित की है, तो उसमें जनता से आम जनता से निवेदन है कि जिसके साथ भी इस तरह से सेक्सटॉर्शन या एक्सटॉर्शन की घटना हुई है। अब तक पुलिस के हाथ 2 आपत्तिजनक वीडियो लगे हैं। एक मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है जबकि दूसरे पीड़ित की पहचान की जा रही है। इस मामले में गिरोह से जुड़े 11 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। 10 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। पुलिस अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को फ्रीज और जब्त करने की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खुल रही हैं और जांच अब उन चेहरों तक पहुंच रही है जो अब तक पर्दे के पीछे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट।